गोमती जी अपनी खाट पर बैठी रोटी का इंतजार कर रही थी। तभी उनकी बहू रोज की तरह आज भी एक टूटी सी प्लेट में 2 बासी रोटी पर थोड़ा सा अचार रखकर उन्हें पकड़ाकर अपने कमरे में चली गई। गोमती जी से सूखी रोटी चबाने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए रसोई घर में गई और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। गोमती जी की बहू अमृता अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। जैसे ही उसने अपनी सास को कटोरी में दूध ले जाते देखा तो गुस्से में लाल हो गई और अपनी सास के पास जाकर उनके हाथ से दूध की कटोरी छीनते हुए बोली, बुढ़िया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना इजाज़त रसोई में कदम रखने की, और तेरी हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है कि अपने लिए दूध लेकर आ गई। अरे हद हो गई, बुढ़ापे में तो शर्म करो। बच्चों के लिए थोड़ा सा दूध आता है, उस पर भी नज़र गड़ाए रहती हो। इस उम्र में दूध पीकर कौन सी ताकत बढ़ाना चाहती हो। बुढ़ापे में भी जीभ पर लगाम नहीं लगाई जाती। अमृता अपनी सास के हाथ से दूध का कटोरी छीनकर रसोई घर में ताला लगाकर चली जाती है और गोमती जी अपनी बहू का बस मुंह देखते रह जाती है। पास में रखे लोटे में से पानी लेकर रोटी को भिगो भिगो कर जैसे तैसे खा लेती है और अपनी खाट पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उनका इकलौता बेटा पंकज उनके पास आता है। ओहो बुढ़िया, तेरे पास कुछ पैसे हो तो देना जरा, मुझे सब्जी लाना है। बेटे पंकज ने अपनी माँ गोमती जी से गुस्से में कहा तो माँ गोमती देवी जी ने चुपचाप अपने खाट के बिस्तर से नीचे से 200 रुपये का नोट निकाला और बेटे को पकड़ा दिया। बेटे ने नोट पकड़ा, नोट को अलग अलग करके देखा, माँ की तरफ घूरते हुए देखा और कुछ कहे बिना ही चला गया। तभी बहू अमृता भी वहाँ आ जाती है और सास से गुस्से में कहती है कि बुढ़िया अपने बेटे को तो दे दिए पैसे, अब मुझे भी दे, मुझे भी सामान लाने जाना है। सास 500 रुपये बहू को निकाल कर दे देती है। बहू भी पैसे लेकर हाथ में उलट पलट कर देखती है और मुंह बना कर चली जाती है। यह गोमती जी के बेटे और बहू का रोज़ का काम है। अपनी माँ से कुछ न कुछ पैसे लेते रहते हैं और माँ से बात भी बदतमीजी से ही करते हैं। जब दोनों बेटे बहू पैसे लेकर चले जाते हैं तो गोमती की माँ ही मन में सोचती है कि जीना हराम कर दिया है इन दोनों बेटे बहू ने। जब देखो पैसे लेते रहते हैं और मुझसे ही बदतमीजी से बात करते हैं। हे भगवान, क्या करूं ऐसी नालायक औलाद का। इससे अच्छा तो मुझे बेऔलाद ही बना देता। कम से कम आज मुझे यह दिन देखना नसीब तो ना होता। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। यह लोग मुझे तिल तिल करके मार ही रहे हैं, लगता है कि मार ही देंगे। हे भगवान, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गोमती जी जिस कमरे में रहती थी उसमें पंखा तो क्या, छोटे बेटे ने बल्ब भी नहीं लगा रखा था। बोलता था कि तुम्हारे पंखे और बल्ब से बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तुम तो अंधेरे में रह ही सकती हो। जून की तपती गर्मी में गोमती जी कैसे रह रही थी, यह तो वही जानती है। हे भगवान, बेटे बहू को मेरा दुख क्यों नहीं दिखता है। अभी गोमती देवी जी यह सब बातें सोच ही रही थी कि तभी बेटा सब्जी लेकर आ गया और माँ की खाट पर रखता हुआ बोला, माँ सब्जी ले आया हूँ, सब्जी काट दो। तेरी बहू बाजार से आकर सब्जी बना देगी और अगर उसे देर हो गई तो तू ही बना देना। मुझे ठीक टाइम पर खाना चाहिए, नहीं तो देख लीजिए कि क्या होगा। गोमती जी धीरे धीरे अपनी चारपाई से उतरती है
और अपने कमरे से बाहर आती है और किचन में जाती है और वहाँ से चाकू और बर्तन लाकर उसमें सब्जी काटने बैठ जाती है। गोमती जी सब्जी काटकर अमृता के आने का इंतज़ार करने लगती है, परंतु काफ़ी देर तक भी जब अमृता नहीं आती है और बेटे के खाने का समय होने लगा था तो सब्जी उठाकर खुद ही किचन में जाती है और उसे बनाने लग जाती है। सब्जी तो उन्होंने बना ली थी, परंतु अभी तक भी अमृता बहू बाजार से नहीं आई थी। उसका इंतज़ार करने के चक्कर में देर हो रही थी, इसीलिए उन्होंने आटा निकाला और आटा भी गूँथ दिया, परंतु अभी भी अमृता नहीं आई थी। तो उन्होंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। उन्होंने रोटियां बनाकर अपने बेटे को खाना दे दिया। जब बेटे ने खाना खा लिया तो उसके भी बहुत देर बाद अमृता आई। अमृता ने आकर देखा कि सारा खाना बना पड़ा है, तो आते ही हाथ धोकर खाना खाने बैठ गई। तभी बेटे के दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए, तो अमृता ने अपने बच्चों को भी खाना खिला दिया और सास बेचारी सबके लिए रोटी बनाती रही, पर बेटे और बहू ने एक बार भी उन्हें खाने के लिए नहीं पूछा। बेटे बहुत सारी सब्जी चट कर गए, एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया कि थोड़ी सी सब्जी उनके लिए भी बचा कर रखे। गोमती जी ने सबको खाना खिलाने के बाद खुद अपनी 2 रोटी बनाई और अपनी प्लेट में रखकर अपने कमरे में लेकर आ गई और अपनी चारपाई पर आकर बैठ गई। बहू ने उनके खाने के बर्तन भी अलग निकाले हुए थे, उनके अलावा वह किसी और बर्तन में खाना भी नहीं खा सकती थी। गोमती जी अब अपनी कमर सीधी करने लगी। सारा खाना बनाकर उनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था। अब उनकी कमर और घुटनों में दर्द रहता था। थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना खाया ही था कि तभी बहू ने आवाज़ लगाई, ओ बुढ़िया, बर्तन भी धो दो। बर्तन कौन धुलेगा? गोमती जी ने एक लंबी सांस भरी और अपने घुटनों पर हाथ रखकर फिर से चारपाई के नीचे उतरी और खड़ी हो गई। अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई किचन में आ गई। फिर सारे बर्तन समेटे और उसके बाद बर्तन धोने लगी। बर्तन धोने के बाद बहू फिर से आई और कहने लगी कि किचन की सफाई भी कर देना। गोमती जी ने पहले बर्तन साफ किया, उसके बाद किचन की पूरी अच्छे से सफाई भी की। किचन की सफाई करने के बाद गोमती जी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। धीरे धीरे कदमों से चलते हुए फिर से अपने कमरे में आई और आकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। अभी गोमती जी सोच ही रही थी कि थोड़ी सी कमर सीधी कर लूं, थोड़ा लेट जाऊं, तभी आराम मिलेगा। तभी देखा घर में बहू के मेहमान आ रहे हैं। बहू की बहन आ रही है। अमृता अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अपनी बहन को पानी पिलाया। खाने का टाइम हो रहा था और घर में इतनी सब्जी थी नहीं कि मेहमानों को खाना खिलाई जा सके। अमृता की बहन अपने पति और 2 बच्चे के साथ आई थी। खाना दोबारा से बनाना ही पड़ेगा। तभी पंकज ने गोमती जी के पास आया और कहने लगा, माँ, पैसे निकाल, घर में मेहमान आए हैं, नाश्ता भी लाना है और किचन का कुछ सामान भी लाना है और कुछ पकाने के लिए भी लाना है। माँ ने पंकज को 1000 रुपये निकाल कर दे दिए। पंकज जल्दी जल्दी बाहर गया और पकने के लिए सब्जी और नाश्ते का सामान उठा लाया और लाकर माँ के पास आया और कहने लगा, बुढ़िया, चल अब जल्दी उठ, फटाफट से खाना बनाओ। अमृता तो मेहमानों के पास बैठी है,
वो खाना बनाएगी क्या? तू ही बना और जल्दी जल्दी बनाना। बेचारी गोमती जी बेटे के बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। तो वह अभी इतना थक गई थी कि और अब इन लोगों के लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। बेचारी गोमती जी अपनी थकी हुई और दर्द वाली कमर के साथ धीरे धीरे चलती हुई किचन में आ गई और सब्जी काटने लगी और बाकी का काम भी करने लगी। तभी बहू किचन में आई और कहने लगी कि बुढ़िया जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और अच्छा सा खाना बनाना, मेरी नाक मत कटवा देना। कहकर अपनी बहन के पास अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गोमती जी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी, परंतु जल्दी जल्दी में उनसे पूरे काम गड़बड़ हो रहे थे। अब पहले वाली बात नहीं रह गई थी गोमती जी में। अब बूढ़ी हड्डियों में इतना काम नहीं होता था। फिर भी गोमती देवी जी जल्दी जल्दी करके सब्जी, दाल चावल, पनीर, रायता, पापड़, सलाद तैयार कर देती है। बहू बीच में आकर देख रही थी कि सास काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। जब सारा खाना तैयार हो जाता है तो अमृता सारा खाना उठाकर ले जाती है। गोमती जी 2 बार खाना बनाकर बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वह किचन से निकलकर फिर से अपने कमरे में आकर अपनी चारपाई पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बहू फिर से गोमती जी के पास आती है और कहती है कि बुढ़िया अब जल्दी से सारे बर्तन धो दे और उसके बाद चाय भी बना देना और नाश्ता तैयार कर देना। अमृता ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रही थी। ऑर्डर देकर फिर से अपने कमरे में जाकर अपनी बहन के पास बैठ जाती है। गोमती जी फिर से अपनी कमर को पकड़कर उठती है और सीधे सीधे चलकर किचन में जाकर सारे बर्तन धोती है। बर्तन धोकर फिर चाय बनाती है और नाश्ता तैयार करती है। फिर बहू आती है और सारा नाश्ते का सामान उठा कर ले जाती है। अमृता ने एक बार भी अपनी सास को खाने और नाश्ता के लिए नहीं पूछा था। उसने एक बार यह भी नहीं कहा था कि माँ जी आप भी आ जाइए, मेहमानों के पास बैठिए, मेहमानों के साथ खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, जबकि सारा खाना और नाश्ता गोमती जी ने ही तैयार किया था। शाम के समय उसकी बहन चली जाती है। खाना इतना बच गया था कि किसी को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वरना फिर से गोमती जी को खाना बनाना पड़ता। रात हो चुकी थी और गोमती जी थक कर चूर हो चुकी थी। उनकी तो अब हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोपहर को उन्होंने 2 रोटी ही खाई थी। उसके बाद से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। उन्हें यह बहुत तेज भूख लग रही थी, परंतु उनसे उठा नहीं जा रहा था। उन्हें खाना देगा भी कौन? बेटे और बहू से तो यह उम्मीद की ही नहीं जा सकती थी कि वह उन्हें खाना देंगे। पूरा दिन बेटी और बहू ने काम कर करके उन्हें निहाल कर दिया था। अपनी बेबसी और लाचारी पर उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। उनके बेटे और बहू ने तो उनका जीवन नरक बना डाला था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नरक जैसे जीवन से वह कैसे छुटकारा पाए। उनकी आंखों से निरंतर ही अश्रुधारा बहे जा रही थी। उनका हृदय बेटे बहू के अत्याचार से के चलते छलनी हो गया था। आज गोमती जी अपनी खाट पर बैठी अपने पति रामजतन जी की तस्वीर को देखे जा रही थी और उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। आज उनको अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि रामजतन जी कितने अच्छे, संस्कारी, दयालु, विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति थे। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया है जो इस नालायक ने कोख से जन्म लिया है। अपने पिता के गुण तो इसमें दूर दूर तक नहीं है। रामजतन जी तो अपने माता पिता का कितना सम्मान करते थे, अपने माता पिता की कितनी सेवा करते थे
और यह नालायक पंकज दिन रात मेरे साथ बदतमीजी करता है। सेवा तो यह क्या खाक करेगा। रामजतन जी अपने माता पिता के इकलौते संतान थे और यह पंकज भी मेरे इकलौते संतान है। मुझे तो इसे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। जैसा यह है वैसी ही इसकी पत्नी है। अब तो मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। मैं थक चुकी हूँ अब इसकी बदतमीजी और अत्याचार सहते सहते। रामजतन जी तो इतने बुद्धिमान थे, अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी हासिल की और यह नालायक कुछ भी कमा कर नहीं। ऐसे तो कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं देता। सरकारी नौकरी क्या खाक मिलेगी इसको। एक तो प्राइवेट नौकरी करता है और इस पर से आए दिन छुट्टी करता रहता है और जो थोड़ा बहुत कमाता है वह नशे में उड़ा देता है। वह तो शुक्र है भगवान का कि मेरे पति की पेंशन आता है जिससे मैं अपना खर्चा पूरा कर लेती हूँ, वरना यह तो मुझे भूखे ही मार देता। लेकिन यह पेंशन भी तो मेरे पास नहीं छोड़ता, घर का सारा खर्चा भी मुझसे ही कराता है। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं इस नरक जैसी ज़िंदगी से बाहर निकल सकूं। गोमती जी रोए जा रही थी और यह सब कुछ सोचे जा रही थी। तभी पंकज बाहर से आता है। वह नशा करके आया था और आकर घर में हंगामा करने लगता है। उसका रोज़ाना का काम था। वह रोज़ाना नशा करके आता था और आकर घर में 1-2 घंटे हंगामा करता था और जब थक जाता था तो पढ़ लिख कर सो जाता। पंकज गोमती जी के कमरे के बाहर आकर भी हंगामा करता है, परंतु गोमती जी चुपचाप लेटी रहती है, क्योंकि अगर पंकज को पता चल जाता कि माँ जाग रही है तो आकर माँ के साथ और भी बदतमीजी करने लगता है। इसीलिए गोमती जी चुपचाप ऐसे हो जाती हैं कि जैसे वह सो रही हैं। पंकज शराब के नशे में अपनी माँ को बहुत गंदी गंदी गाली देने लगता है। जब गोमती जी से बर्दाश्त नहीं होता तो अपनी खाट से उठकर अपने बेटे के पास आती है और बोलती है कि तुझे शर्म नहीं आती अपनी जन्म देने वाली माँ को गाली देते हुए। गोमती जी के इतना बोलते ही पंकज गुस्से में लाल हो जाता है और अपनी माँ पर हाथ तक उठा देता है। गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में बहू उनके पास आती है और बोलती है कि माँ जी, आपको पता है कि उन्होंने पी रखी है तो ज़रूरी था उनके सामने अपने प्रवचन सुनाने का। वैसे आपके बेटे ने जो किया एक तरफ से अच्छा ही किया। अब आप कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचेंगे। और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गोमती जी वहीं खड़ी रह जाती है। आज बेटे बहू के व्यवहार ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। उनका पूरा शरीर सन्न हो गया था। तो अपने कमरे में जाती है और अपने पति की तस्वीर के आगे दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? काश आपकी जगह मैं चली जाती। उनके आँखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। आज गोमती जी का धैर्य जवाब दे गया था। अब यह सब कुछ उनके बर्दाश्त की सीमा से बाहर हो गया था। गोमती जी निरंतर रोए जा रही थी। उनकी आंखों में पता नहीं इतने आंसू कहाँ से आ रहे थे जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तो भूख का दर्द, ऊपर से बेटे की बदतमीजियाँ और अत्याचार का दर्द। बूढ़ी हड्डियाँ कब तक सह पाती? पता नहीं कितने घंटों तक वह लगातार रोती रही। जब रोती रोती थक गई तो उन्होंने अपने पति को याद किया। उनके पति एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। एक बार जो निश्चय कर लेते थे उस पर रहते थे। गोमती जी ने भी मन ही मन एक दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने घंटे में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अपनी चारपाई से हिम्मत करके धीरे धीरे उठी और किचन में जाकर पहले उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद बूढ़ी हड्डियों में सूजन सी आई। उसके बाद धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में आई और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। उन्होंने अपने कपड़े, घर के कागजात, जेवर, रुपया पैसा
जो भी उनके पास था एक बैग में रख लिया और बैग तैयार करने के बाद अपनी चारपाई पर आकर लेट गई और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी और थोड़ी देर के लिए सो गई। थोड़ी देर सोने के बाद ही गोमती जी 5 बजे से पहले ही जाग गई और सुबह 5 बजे उन्होंने अपना बैग लिया और चुपचाप अपने घर से निकल पड़ी। गोमती जी घर से गांव के लिए निकल पड़ती है। काफ़ी समय पश्चात गांव का रुख किया था। जैसे तैसे गांव का सफ़र कर रही थी। बचपन की यादों की एक एक तस्वीर उनकी आंखों के सामने उभर रही थी। क्या दिन थे वो, जब गांव की सारी लड़कियां गांव की गलियों में ठिठकोलियां करती फिरती थी, सारे काम काज भी करती थी और मस्ती में भी कमी ना आई थी। खट्टी मीठी यादों को याद कर गोमती जी के होठों पर मुस्कान आ रही थी। जैसे ही गांव की ज़मीन पर पैर रखा तो हृदय की गति तेज होने लगी। चलती रही तो रास्ते में सभी गांव वाले एक एक कर मिलते हैं। सब गोमती जी का हाल जानते रहे और गोमती जी भी उनका हाल जानती रही। रास्ते में ही उनकी सहेली की बेटी अंजलि अपने बेटे के साथ दिखी। देखते ही गोमती जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने देखा उनकी सहेली की बेटी सफ़ेद साड़ी में थी। तभी अंजलि की नज़र भी गोमती जी पर पड़ती है। गोमती जी से उसे देखकर ठिठक गए। अंजलि उसके पास आई, उनके गले लगी, हाल चाल जाना। गोमती जी एक टक अंजलि को देखती रही। अंजलि उन्हें कहा, गोमती आंटी जी क्या हुआ? गोमती जी बोली, बेटा यह सब क्या है? तुम सफ़ेद लिबास में कैसे? अंजलि कहती, आंटी यह तो मेरा भाग्य है। भाग्य? कैसा भाग्य? गोमती जी चौंक कर पूछती है तो अंजलि कुछ नहीं बोलती है। गोमती जी उसका हाथ पकड़कर कहती है, चल पहले घर चल, तब बताना मुझे। उसका हाथ पकड़कर घर ले चलती है जहाँ उनके भाई भाभी रहते हैं। भाई घर में नहीं थे। भाभी से मुलाकात होती है। गोमती जी की भाभी अच्छे स्वभाव की महिला थी। वह देखते ही अपनी ननद के गले लगी और बोली, दीदी आप तो काफ़ी समय बाद आई हैं। हम तो राहें तकते थक ही गए थे। बस घर की जिम्मेदारियां में कहाँ निकलना होता है। आज भी बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। उनकी भाभी अंजलि का भी हाल चाल जानती है, फिर उनके लिए खाने का इंतज़ार करने लग जाती है। गोमती जी अंजलि को अपने पास बैठाती है और अंजलि के 2 साल के बेटे मुन्ना को अपनी गोदी में बैठा लेती है और उसे पूछती है कि अब बता, मुझे यह सब क्या है और कैसे हो गया? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अंजलि दुखी मन से जवाब देती है, आंटी जी अभी 4 महीने पहले की ही बात है। मुन्ना के पापा का एक्सीडेंट हो गया। बाइक पर थे, शाम के समय काम से घर आ रहे थे। ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं के वहीं तभी उनकी मृत्यु हो गई। जब हमें पता चला हम वहां पहुंचे तो उनमें कुछ ना बचा था। उनके घर वाले मुझे अभागन मानते हैं। मुझे घर से भी निकाल दिया। अब मैं मुन्ना बिल्कुल अकेले हैं। गांव के सरपंच ने ही मुझे घर सर छुपाने की छत दे रखी है। लिफाफे बनाकर थोड़ा बहुत काम करके इसे पाल रहे हैं। अभी मेरा बच्चा छोटा है, अकेला भी नहीं छोड़ सकती, इसीलिए घर पर लिफाफे बना देती हूँ। कहते कहते अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ गोमती देवी जी की बचपन की सहेली थी। अंजलि अपनी माँ की इकलौती संतान थी। बाप का देहांत 2 वर्षों पहले हो चुका था। माँ ने भी अंजलि को पाला पोसा, उसकी शादी की और शादी के 3 महीने बाद उसे कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया। इसके इलाज में सब जमा पूंजी, घर बार सब लगा डाला, किंतु वह बच नहीं पाई और एक दिन वह चीर निद्रा में लीन हो गई। अब अंजलि के पास उसकी माँ का घर भी नहीं था। घर बेचकर उसने अपनी माँ के इलाज में सब पैसे लगा दिए थे। तो अब अंजलि की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि ना किसी को कुछ बता सकती है और ना बच्चा छोटा होने के कारण कुछ कर सकती है। अंजलि बहुत संस्कारी गुणी लड़की है। वह बिल्कुल अपनी माँ की प्रति छाया है। गोमती जी उसे अपने सीने से लगा लेती है, उसे चुप कराती है। उसकी बातें सुनकर गोमती जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह उसके सर पर हाथ रखती है,
कहती है कि तू क्यों चिंता करती है मेरी बच्ची, मैं हूँ तो सही, तेरी माँ हूँ, मेरी बच्ची है। यह मत सोचना कि तू अकेली है। देख मैं हूँ ना तेरे लिए, भगवान ने मुझे तेरे लिए ही भेजा है। आप चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। गोमती जी अंजलि को सांत्वना देती है। तभी उनकी भाभी खाना ले आती है। सब मिलजुल कर खाना खाते हैं। फिर अंजलि कहती है कि आंटी जी अब मैं जाती हूँ, थोड़ा काम करना है। गोमती जी कहती है कि ठीक है बेटा, अभी तू जा, मैं कल तेरे पास आऊँगी। ठीक है आंटी जी, कहकर अंजलि अपने बेटे को लेकर चली जाती है। फिर गोमती जी अपनी भाभी से बात करती है। बात करते करते रात हो जाती है। रात में गोमती जी गहरी नींद में सोच रही थी। उनके कानों में अंजलि के शब्द गूंज रहे थे। उन्हें अपनी सहेली और उसकी बेटी अंजलि याद आ रही थी। वह कभी अतीत में डूब जाती, कभी वर्तमान में, तो कभी भविष्य का सोच जाती। कभी अपने बेटे बहू के नीचे कम याद आते तो कभी अपने पति को याद करने लगती। गोमती जी पूरी रात इसी असमंजस में थी और बेचैन होती रही। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उस विचार के आते ही उन्होंने गहरी सांस भरी। उस विचार ने उन्हें सांत्वना दी और फिर आराम से सो गई। सुबह सवेरे उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ किया, नाश्ता किया और फिर अंजलि के घर जा पहुंची, जो सरपंच ने उसे दिया हुआ था। देखते ही गोमती जी के रोंगटे खड़े हो गए। कच्चा सा मकान, अंधेर कोठरा सा छत जिसमें बारिश का पानी भी आता होगा, और अंजलि उस छत के नीचे अपने बच्चों के लिए लिफाफे बनाने में लगी हुई थी। गोमती जी को देखते ही खड़ी हो गई। उन्हें एक टूटी फूटी सी खाट पर बैठाया। अंजलि को उन्होंने अपने पास बैठा लिया और कहने लगी कि यहाँ अब बस तू ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन किसी तरह और बिता ले, फिर उसके बाद तुझे यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। तेरी माँ अभी जिंदा है। यह सुनते ही अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। गोमती जी ने उसे गले लगाकर चुप किया और वापस अपने भाई के घर आ गई। भाई भी शहर से वापस आ गए थे। अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। फिर गोमती जी अपने घर के लिए गांव से निकल पड़ती है और आते ही सबसे पहले न्यायालय से अपना पेपर वर्क पूरा करके अपने बेटे और अपनी जायदाद घर मकान से बेदखल करके अपनी जायदाद का वारिस अंजलि को बना देती है, क्योंकि गोमती जी के बुरे समय में उनकी सहेली ने उनका बहुत साथ दिया था और अंजलि भी उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। घर आती है तो दोनों बेटे बहू उनका अपमान करने में लग जाते हैं, यहाँ तक कि बेटा नशे की हालत में उन पर हाथ उठा देता है। तो गोमती जी अपने वकील को बुलाकर अपने पेपर्स दिखाकर उनसे अपना घर खाली करा लेती है। बेटा नशे की हालत में था और बहू भी किसी तरह घर से निकलने को तैयार नहीं थी। तब वकील पुलिस की मदद से उनसे घर खाली करवाते हैं। घर खाली होते ही गोमती जी अपने घर पर शुद्धिकरण करती है और ताला डालकर गांव के लिए निकल पड़ती है और वहां से अंजलि और मुन्ना को अपने साथ अपने घर ले आती है। अंजलि रोने लगती है। गोमती जी उसे और मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। फिर दोनों खुशी खुशी उस घर में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अंजलि गोमती जी की इतनी सेवा करती है कि सबकी कमी पूरी कर देती है। गोमती जी के पेंशन से उनका घर अच्छा चलता है, किंतु अंजलि भी बहुत से काम करके घर के खर्चों में सहयोग करती रहती है। अब गोमती जी के घर में चारों ओर उजाला ही उजाला फैला था। गोमती जी और अंजलि मुन्ना के साथ बहुत खुश रहती थी। जरूरी नहीं कि अपने घर में उजाला केवल अपनों से ही हो। कई बार अपने धोखा दे देते हैं और घर आकर संभाल लेते हैं। जैसे गोमती जी और अंजलि एक दूसरे को सहारा बन जाते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।